हेलो एवरीवन। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हिस्ट्री में हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। हिस्ट्री हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे खासे संख्या में आते हैं। और ये चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारत में जब पहली बार लोगों ने नगरों में रहना शुरू किया था, सभ्यता में रहना शुरू किया था, उस पहली बार उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। उस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हाँ, हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। हड़प्पा सभ्यता आपको समझ में नहीं आएगा अगर, तो पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, मतलब काल रेखा में कहाँ स्थित है, किस चीज के बाद पढ़ना है या फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने एक काल रेखा बनाकर रखी है, जो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन है, सेकंड वाले वीडियो में है। ठीक है, तो काल रेखा बनाकर रखा है। काल रेखा के बाद हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें पाषाण काल और लौह पाषाणकर कांस्य युग, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल पर वीडियो बना के रखे हैं, उसमें सब कुछ है, पाषाण काल के तीनों भेद है विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो अब बारी आती है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस सिंधु नदी का इंग्लिश में नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में ही बसा है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत सारे नगरों की खोज हुई थी, लेकिन जो पहला नगर खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो इसके तीन नाम है जो हम लोग याद रखेंगे। इंग्लिश में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका पहली बार उल्लेख कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख पहली बार कब हुआ? इसका सबसे प्रथम बार उल्लेख हुआ था 1826 में। यहाँ पर लिख देते प्रथम उल्लेख। सारे डेट स्टेप वाइज है, ठीक है, इसलिए हम लोग याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 1826 उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले। प्रथम उल्लेख हुआ 1826 में, और उल्लेख करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स मेसन। उल्लेख करने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मेसन। इधर का चार्ल्स मेसन। ठीक है, प्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और उल्लेखकर्ता कौन थे? चार्ल्स मेसन। ठीक है, 1826 के बाद उसका निरीक्षण करता है का है। ठीक है, 1857 में उल्लेख हुआ, उसके बाद निरीक्षण हुआ। ठीक है, निरीक्षण हुआ 1857 ईस्वी में। निरीक्षण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कलिंघम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पहले निरीक्षणकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रथम उल्लेख किसने किया? तो चार्ल्स मेसन। ठीक है, 1857 के बाद क्या हुआ कि भारत के पुरातात्विक विभागों के संरक्षण के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। विभाग का नाम क्या था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। ठीक है, 1826 में प्रथम उल्लेख हुआ, 1857 में निरीक्षण हुआ, 1861 में प्रथम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई।
ठीक है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही बाद में इसको ऑफिशियली घोषित किया गया कि हड़प्पा नामक एक सभ्यता भी है। ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद में आता है कि पाकिस्तान में एक बार रेल पटरी बिछाया जा रहा था। तो रेल पटरी बिछाने जाने के क्रम में, ठीक है, रेल पटरियां बिछाए जाने के क्रम में खुदाई हुई तो कुछ ईंटें मिली, तो ईंटों का उपयोग रेल पटरी बिछाने में करने लगे लोग। अब पाकिस्तान उस साइड के क्षेत्र का लोग हो सकता है क्या तो उन लोगों ने क्या किया, उनको नहीं, वो लोग ये नहीं सोचे कि ये कितना पुराना है, इससे किसी सभ्यता का राज खुल सकता है, तो वो लोग बिना सोचे समझे ईंटों को निकाला और पटरियों में इस्तेमाल करने लगे। ठीक है। तो धीरे धीरे किसी का ध्यान गया तो उन्होंने सोचा कि इसमें कोई सभ्यता दबा हो सकता है। पहले पहले तो शुरू में लगा कि मकान होगा, कोई हवेली वगैरह मिलेगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी सभ्यता मिलने वाली है। ठीक है, इतना रोमांचक होने वाला है। ठीक है। तो धीरे धीरे जब खुदाई शुरू हुई तो इसका विस्तार पता चलने लगा। ठीक है। तो पहली बार हड़प्पा सभ्यता मिला। तो 1861 के बाद क्या हुआ, खोजें जारी रही और 1921 में एक थे दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने प्रथम बार हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। ठीक है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के एक महानिदेशक थे। उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, पहले भी बहुत सारे महानिदेशक हुए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय कौन महानिदेशक थे ये हम लोग के लिए ज्यादा मैटर करता है, और ये इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल, इन्होंने ऑफिशियली 1924 ईस्वी में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हड़प्पा नामक सभ्यता दबी हुई है। ठीक है। हड़प्पा नामक सभ्यता हमारे अतीत में एक सभ्यता चली थी, और वहां पर नगरों में लोग रहा करते थे, कैसे रहा करते थे, ये सब चीजें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1924 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, मतलब बता दिया गया। ठीक है। उस टाइम इसके महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, और 1924 में उसको अनाउंस किया गया। ठीक है। और उसके पहले ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक नगर की खोज कर दी थी। ठीक है। हड़प्पा नामक नगर की खोज पूछे या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछे, हमारा आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी। ठीक है। और महानिदेशक पूछे या फिर निरीक्षण करता पूछे, तो प्रथम निरीक्षण करता कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम 1857 में। प्रथम उल्लेख किसने किया, तो चार्ल्स मेसन ने किया 1826 में। महानिदेशक हड़प्पा सभ्यता के खोज के टाइम कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, 1924 में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी होगा। ठीक है, क्लियर। तो बोर्ड साफ कर लेते हैं तब तक। तो चलिए हम लोग बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला, तो एनसीईआरटी के हम लोग ज्यादा मान्यता देंगे। कार्बन डेटिंग के तहत अलग डेट निकाला गया। एनसीईआरटी अलग डेट बताता है, कोई अपना हिसाब से खोजा वो भी अलग डेट बताता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को मानना है। तो एनसीईआरटी की माने तो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के यह चला 1900 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अगर ऑप्शन में इतना ना दे के 2500 दे दे या फिर 2700 दे दे, ठीक है, तो लगभग में जो सबसे नजदीक हो इसके हम लोग उसे ही ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी हम लोग के एग्जाम में सर्वमान्य यही होता है। ठीक है। तो 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक चला था, और 1900 के बाद हड़प्पा सभ्यता कहाँ गायब हो गया इसके बारे में भी किसी को कुछ खास पता नहीं है। सबके विचारधारा अलग अलग है। 2-3 मेन विचारधारा है, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता ये थी, और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जा सकता है। कांस्य युगीन सभ्यता, याद है आप लोगों को पिछली कक्षा में हमने आपको 3 युग के बारे में बताया था, वो कांस्य युग, लौह युग, ये सब के बारे में बताया था, पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का उपयोग होता था। ठीक है, कांस्य का उपयोग होता था। ठीक है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
कांस्य युगीन सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नहीं, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य का उपयोग खूब करते थे, लेकिन लोहे से परिचित ये लोग नहीं थे। ये निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के जिन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के कार्यों के बारे में, रहन सहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वे लोग आखिर कौन थे, उनकी पहचान क्या है? ठीक है, तो वे निवासी कहे जा सकते हैं द्रविड़, द्रविड़ अथवा मध्य एशियाई भी, दोनों साथ में आ सकता है। मध्य एशियाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्रविड़ अथवा मध्य एशियाई थे, ठीक है। इतने पॉइंट्स हुए, हम लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो और बात कर, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा क्षेत्रफल था। हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्रफल में बसे हुए थे, वो आकार कैसा था? तो वो था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में था? त्रिभुजाकार। इसमें से लगभग हर टॉपिक पर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। और इसकी लिपि के बारे में बात करें, मतलब लिखा कैसे जाता था, तो इसकी लिपि उल्टी लिखी जाती है। जिस तरह उर्दू लिखा जाता है, मतलब हिंदी के विपरीत दिशा में हम लोग लिखते हैं, वो कैसे रहता है? बाएं से दाएं रहता है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं, यानी दाहिने से ये बाएं हाथ की तरफ उसकी लिपि थी, ठीक है। तो उसे कहा जाता है भाव लिपि होगी दाएं से बाएं, ठीक है। और लिपि को यहाँ लिपि लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। लिपि दाएं से बाएं थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ बता देते हैं। भाव चित्रात्मक मतलब कि किसी भी चीज को लिखना है तो उसका फोटो बना दो। मान लो मछली लिखना है तो मछली का ऐसे फोटो बना दिया, ऐसे कुछ फोटो बना दिया, ठीक है। यही हो गई भाव चित्रात्मक लिपि। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। तो अब आगे हम हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। विस्तार के बारे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे इतना समझने में आसानी होगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या थी, वो कहाँ पे बसा हुआ था, ठीक है। और मैप से चीजों को याद रखने में भी आसानी होती है। हम लोग आसानी से किसी भी चीज को मैप द्वारा याद रख सकते हैं। ये चीन में चला गया, ले जाते हैं चीन में। आज नहीं तो कल लाना ही है चीन को, इसलिए पहले ही थोड़ा बता दिया। करीब करीब ऐसा ही होता है भारत, ठीक है। बोर्ड है तो थोड़ा फिसल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतना दूर के क्षेत्र में स्थित थी, ठीक है। और आकार कैसा था? थोड़ा देर पहले मैंने बताया त्रिभुजाकार था, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ आकार था। और ये है अपना पाकिस्तान का एरिया, ऐसा कुछ। इधर से सिंधु नदी आता है। ज्यादा पॉइंट करेंगे तो सब एक ही में ही मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान वाला लाइन मिटा देते हैं, अंदाज के लिए काफी होगा, ठीक है। वरना सब एक ही में मिल जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो ये रहा अपना सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। तो इसका सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है, पश्चिम इधर नहीं होता है, ठीक है। तो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पॉइंट,
वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था? तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये कहाँ है भाई? तो ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में नदी कौन सी है? तो दास्क नदी। ठीक है, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे है। इसका वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया? सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें, नॉर्दर्न पॉइंट की बात, तो ये हो गया मांडा। मांडा ये कहाँ पर है? ये कौन सा स्टेट है इंडिया का? अभी नई नई फिल्म भी बनी है, द कश्मीर फाइल्स, ऐसा ही कुछ बैनर लगा हुआ है। ठीक है, तो मांडा, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। लोकेशन देख के स्टेट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा हमको, इतना कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का एरिया सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट कितना क्या है? तो ईस्टर्न पॉइंट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन। और लोकेशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ है? यूपी में है, योगी बाबा के राज्य में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर, यूपी। ठीक है, साउदर्न पॉइंट की बात करें, हाँ, तो दैमाबाद। दैमाबाद, कहीं कहीं से दाइमाबाद भी लिखा रहता है, दैमाबाद या फिर दाइमाबाद। ठीक है, ये कहाँ है? लोकेशन देख के समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सब कुछ बहुत इजी है, क्योंकि चिनाब नदी सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, सुत कांगेर और बलूचिस्तान, ये दास्क नदी कभी नाम नहीं सुना हुआ लगता है, तो यही विदेशी है, क्योंकि नाम कभी सुना नहीं, विदेशी है। अपना देश का नाम तो सुना हुआ है, हिंडन नदी यूपी में बहती है, छोटी नदी है, इसलिए थोड़ा जान पहचान कम है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है, साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी नदी है गोदावरी नदी। क्या? तो ये रहा अपना चौहद्दी। इधर से इसका माप ले तो 1600 किलोमीटर है, इधर से ले ले तो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, सब कुछ फ्रेश दिख रहा है। आप लोग अलग अलग पेन से बनाइएगा क्या, तो ये अलग दिख जाएगा, नहीं तो ये एक में मिक्स टाइप का दिख रहा है। ठीक है, फिर भी एक बार और पॉइंट कर देते हैं, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, जो कि नॉर्दर्न पॉइंट है। ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। साउदर्न पॉइंट दैमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। सुतकांगेदुर जो कि वेस्टर्न पॉइंट है, और कहाँ है? बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इधर से 1600 किलोमीटर है, उधर से 1400 किलोमीटर है। हो गया चौहद्दी खत्म। और बाकी जो सिंधु सभ्यता के 6-7 जो मुख्य नगर हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं कहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है स्थिति देख कर, तो अच्छा लगे वीडियो, कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कीजिए। कहने का कोई फायदा नहीं है, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे की वीडियोज आपको आगे मिलेंगी, सबसे आगे मिलेंगी। आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।